नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं विषय भूगोल पाठ 5वां प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। आज हम प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव के सहसंबंध और भारत और ब्राज़ील के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप देखिए पाठ्यपुस्तक में अपने 32 पेज पर सामने कुछ आकृतियाँ दी हैं। वो आकृतियाँ आपको वनस्पति की है, साथ में नीचे पशु पक्षी और रेंगने वाले एक प्राणी की दिखाई देती है। उसमें पहली जो आकृति है अपना फोटो, उसमें एक वनस्पति है, कांटेली वनस्पति है, कैक्टस प्रकार की, और ये राजस्थान और कम वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। उसके साथ बाजू में एक जो बीज वाली नट्स दिखाई दे रहे हैं, वैसी वनस्पतियाँ ब्राज़ील नट कहते हैं। और उसके बाजू में एक आपको बड़े बड़े पान वाले और दिखाई देते हैं वृक्ष, बड़े तने सीधे दिखाई देते बड़े पान वाले, वो सागवान के वृक्ष हैं, सागौन कहते हैं। ये भारत में पाए जाते हैं। और एक आपको छोटा सा पक्षी दिखाई देते हैं। ये जो पक्षी है इसको कहते कोंडोर पक्षी है और ब्राज़ील में पाया जाता है। उसके साथ एक तेंदुआ दिखाई देता है, लेपर्ड। तो ये लेपर्ड जो है ये भारत में भी पाया जाता है और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। इसीलिए सहसंबंध है कि भाई ऐसे प्राणी तुलना करनी है कि कहाँ पाया जाता है। एक यहाँ पर बड़ा सांप दिखाई देता है, जो सांप के आधार पर इसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है वो उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिल्म भी आई थी। तो पेंटानल के दलदल प्रदेश है जो ब्राज़ील में स्थित है, वहाँ पाया जाता है। और घास वाले प्रदेश में और विषुववृत्तीय प्रदेश में ये तेंदुआ पाया जाता है। तो थोड़ी स्पष्टता कर लेंगे, इस बात की जानकारी हमने देख लिया उपरोक्त चित्रों में सभी प्रजातियाँ। और एक बात तो हमेशा ख्याल रखना कि जहाँ पर वनस्पतियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ जैसी है, उसी आधार पर वहाँ के प्राणी का निवास स्थान बनता है। और एक यहाँ पर मैं आडवा छेद बता देता आपको, ये अच्छी तरह से दिखाई दे। ये जो पेज नंबर 32 पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो चीज़ है जहाँ से विभिन्न प्रकार के बंदर, वो उत्तर का भाग है ब्राज़ील का। ये ब्राज़ील का एक वनस्पति और प्राणी का वर्गीकरण किया हुआ है। इसमें आप देखिए कि उष्णकटिबंधीय वन है और एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखा है 2000 मिमी, 100, 1000 मिमी, 500 और 0। ये मिमी जो है वो वर्षा है काले अक्षर से। उसके ऊपर जो लिखा लाल अक्षर वो उसका सेल्सियस 21 सेल्सियस ये तापमान है, उष्णता है वहाँ की। और 1600 मिमी ये वर्षा, वही प्रदेश में इतनी वर्षा गिरती है, उष्णकटिबंधीय वन है उसमें। तो वो 400 किलोमीटर का क्षेत्र है। और विषुववृत्तीय वन क्षेत्र 28 सेल्सियस वहाँ पर तापमान रहता है, उष्णता रहती, 2000 मिमी वर्षा पड़ती है। और 1200 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। यहाँ पर रेंगने वाले प्राणी व जलचर प्राणी पाए जाते हैं। देखिए ये वर्गीकरण में आपको 3-4 प्रकार की चीज़ों का आपको स्पष्टता हो रही है। एक तो तापमान की स्पष्टता, वर्षा की स्पष्टता हो रही है। उसके बाद ये उष्णकटिबंधीय वन है, वन के प्रकार की, और विषुववृत्तीय रेखीय वन है। तो वो भौगोलिक वर्गीकरण, प्रदेश का वर्गीकरण के हिसाब से, और यहाँ पर निवास करने वाले प्राणियों का प्रकार, तो रेंगने वाले प्राणी हैं। और वो क्षेत्र कितना है, तो वो क्षेत्र 400 किलोमीटर है। और ये प्रदेश को क्या बोलते हैं, तो गुयाना उच्च भूमि कहते हैं। इसी प्रकार से एक आकृति में से बहुत कुछ आप आसानी से अपना समझ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो प्रदेश है अमेजन नदी का 1200 किलोमीटर में, वो भी उष्ण विषुववृत्त रेखीय वन में आता है। उसके बाद वाला जो प्रदेश है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब ये होता है कि वृक्ष जो रहते हैं
वो वर्ष में 1-2 बार पर्ण गिरा देते हैं। वो 21 सेल्सियस तापमान वाला क्षेत्र है, 1500 मिमी वर्षा वाला क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाला है। यहाँ पर घास वाला प्रदेश और घास खाने वाले प्राणी इधर पाए जाते हैं। और ये प्रदेश क्षेत्र बड़ा है, 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पैराग्वे पराना नदी का मैदान है। दक्षिण में आप ब्राज़ील के पैराग्वे नदी का मैदान है और उसको घास वाला मैदान कहते हैं। उसके नीचे पंपास मैदान आता है, तो पंपास मैदान। तो इसी प्रकार से एक फिर से समशीतोष्ण मैदान ये आपको दिखाई देता है। यहाँ पर समशीतोष्ण मैदान पाए जाते हैं। ये मैदानी प्रदेश 23 सेल्सियस गर्मी रहती है और 600 मिमी वर्षा होती है। ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ छोटी घास और कंटीले वनस्पति पाई जाती है और रेंगने वाले प्राणी इस प्रदेश में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र 2800 किलोमीटर विस्तार में फैला हुआ है और 2800 से 3600 किलोमीटर के बीच में ये प्रदेश विस्तरित है। और उसके बाद वाला जो है सीधा, तो ये जो तटीय प्रदेश हैं 27 सेल्सियस तापमान वाला, 1200 मिमी अधिक वर्षा वाला, और ये कगार प्रदेश है। ये विशाल कगार जो है, कगार के बाद ब्राज़ील उच्च प्रदेश आता है। इस प्रकार से ये ब्राज़ील का हमने प्राकृतिक विभाग अपना वनस्पतियाँ और वहाँ पर प्रदेश के अनुसार अथवा तो वर्षा के अनुसार पाए जाने वाले प्रदेश और वनस्पतियाँ और घास वाले प्रदेश और उसमें निवास करने वाले प्राणी जो आपने देखे उसी प्रकार के प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए 33 पेज पर तो स्पष्टीकरण ये है। यहाँ पर देखा आपने तो विषुववृत्त रेखा जैसे जैसे कालावधि, यहाँ देखिए भू आकृति की विविधता के कारण विविध ब्राज़ील में वृष्टि के अंतर जैसे जैसे वैसे वैसे विषुववृत्तीय प्रदेश अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है। विषुववृत्त रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वृष्टि के दिनों की कालावधि, वृष्टि की मात्रा में कमी आती। इसलिए इस प्रदेश में वनस्पतियाँ का जीवन काल भी कम है। अधिक वर्षा वाले में जीवन काल अधिक, कम वर्षा वाले में कम। जिस प्रदेश में वर्षा वर्षभर होती है वहाँ सदा हरित वन पाए जाते। जिस प्रदेश में सीमित समय वर्षा होती है वहाँ वनों का घनत्व कम पाया जाता है। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ, कंटीली वनस्पतियाँ पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियाँ ब्राज़ील में हैं। ब्राज़ील में सदाबहार वन है, अर्ध सदाबहार वन है, शुष्क प्रजाति के वन है, कंटीले वन है। इस वनस्पतियों के प्रकार का समावेश यहाँ होता है। और यहाँ पाव ब्राज़ील, रबर, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष और एक आर्किड वृक्ष वनस्पति पाई जाती है जो भारत में नहीं पाई जाती है। ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्धता बहुत ही रहती है। इसके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से यहाँ सहायता मिलती है। इसलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। तो ये कारण का आपको उत्तर मिल गया कि अमेज़न के मैदानी वनों को विश्व के फेफड़े क्यों कहा जाता है अथवा तो विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं। तो वो 3 लाइन ऊपर वाली जो ये है वो इसका जवाब है। तो आप ये जवाब ध्यान में रखिए और अपना यहाँ तक हम वीडियो में देखेंगे। बाद में मैं आपको अच्छी तरह स्पष्टीकरण ऑडियो द्वारा देता हूं। और आप देखिए ये भारत के वन हैं, भारत के सदाबहार वन सूची में आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।